Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the ultrastructure of skeleton muscles. Let's start. To the students, now the ultrastructure of skeletal muscle. Very important and very much conceptual topic. इसमें से अगर आपको सही तरह से स्ट्रक्चर्स की क्लियरेंस नहीं है, टर्मिनोलॉजी की सही तरह से कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सो आप आसानी से ट्रैप हो सकते हैं एडी टेस्ट एमसीक्यूज में. क्लियर? सो लिसन वेरी केयरफुली. बहुत आसान किया मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है. सो होपफुली यू विल एंजॉय एज वेल एज इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न दिस टॉपिक. सो आमतौर पर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में फंस जाते होते हैं, ठीक है, बट होपफुली आई नो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइन एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. But the first condition is you must be a keen listener as well as keen observer. Clear? So skeletal muscle, here is some properties of the skeletal muscle which we have also discussed in the previous lecture. So the muscles which are attached to skeleton, जो muscles skeleton के साथ attach होते हैं उनको हम कहते हैं skeletal muscles. और इनका काम क्या होता है? They allow movement. They are attached as they are attached to the skeleton, and we have got endoskeleton having bones. So it provides, when they contract or relax, they provide us movement, like I am moving and I am speaking. Clear? And they are striated muscles. They have strips in them. We have discussed in the previous lecture, and in this lecture we are going to discuss in very detail. And they are regularly stripped. Regular strips हैं. Last lecture में मैंने डिस्कस किया कार्डियक मसल और स्मूथ कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों स्ट्रिप्ड हैं, लेकिन जो इनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि वो स्ट्रिप्स जो हैं स्केलेटल मसल में वो रेगुलर स्ट्राइएशंस के साथ हैं, रेगुलर स्ट्रिप्स हैं, जबकि कार्डियक जो सेल है, जो मसल फाइबर है, उसके अंदर ये इरेगुलर स्ट्रिप्स हैं. एंड दे आर वॉलंटरी, मीन्स वी कैन कंट्रोल दैम. Clear? Most of the time we can control them. Or there is a Greek word which is called sark. This is the sark. Sark means flesh or meat. Dear students, cells तो हमारी body में और भी बहुत सारे हैं. There are approximately 200 different types of cells we have got. But this is a somewhat unique cell. It is a very different cell. इसीलिए इसकी differentiation करने के लिए इसके साथ ये एक prefix लगाया गया है, that is sark. इसकी जब जितने भी हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे उसके साथ ये सार्क एंटर होगा रिलेटेड टू द मसल फाइबर और द मसल सेल. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. सो हियर इज द बोन एंड हियर इज अटैच्ड द स्केलेटल मसल. द मसल अटैच्ड टू द स्केलेटन, इट्स अ स्केलेटल मसल, एंटायर मसल. और मसल जो होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं डिफरेंट्स. दो एंड्स होते हैं और दरमियान में बेली. इन द सेंटर द मोस्ट फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल इज बेली. और एक और चीज़ याद रखिएगा, यही वो पार्ट है which shows contraction. यही कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करने की एबिलिटी रखता है. तो बेसिक रोल इसका मूवमेंट में बेली का होता है. और जो टर्मिनल्स होते हैं, एक ओरिजिन कहलाता है, एक इंसर्शन कहलाता है. ये आगे चलकर हम इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत आसानी के साथ. बस अभी फिलहाल ये बताता चलो कि वो एंड जो फिक्स्ड रहे व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. और दूसरा एंड जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो मूव करवाए बोन को एट जॉइंट, वो कहलाता है इंसर्शन. थोड़ी देर तक इन अ शॉर्टलेट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और हियर इज द एंड्स ऑफ दिस मसल, दे आर अटैच्ड टू द बोन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज टेंडन. क्लियर? सो ये टेंडन है, टेंडन की मदद से ये मसल अटैच होता है टू द बोन. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा एंटायर मसल है, एंटायर मसल. इसको हमने चॉप किया, सेंटर से चॉप करके, and we are going to look what it has got in its details. We are going to details. So I have chopped them. तो ये हाफ मसल हमने चॉप किया हुआ है, ठीक है, यही मसल. और you can see over here, this is a chopped skeletal muscle. This is complete muscle. This is a complete muscle. और मसल के ऊपर ये आपको जो ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है, actually this is showing connective tissue. ये कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे मसल के गिर्द अल्लाह ताला ने लपेटा हुआ है, उसे कहते हैं एपिमाइजियम. दैट इज नोन एज एपिमाइजियम. सो एपिमाइजियम, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, CT मार्क कर लीजिए. CT मीन्स कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल.
सो जब हम मसल लेवल पे बात करेंगे तो उस पर जो एक मुकम्मल एक रैपिंग है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज एपिमाइसियम। अब हम इस मसल को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत डिफरेंट उसमें ऐसे सेक्शन नज़र आ रहे थे, जैसे आपको ये नजर ये बहुत सारे ऐसे सेक्शन नज़र आ रहे होते हैं। इनमें से एक सेक्शन को हमने बाहर निकाला है। ये सेक्शंस जो हैं, जिसके जो कंपार्टमेंट्स में जो सेक्शंस मौजूद हैं या जो फ्रैक्शंस मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं मसल बंडल। दे आर कॉल्ड एज मसल बंडल। ये मसल बंडल, ये भी मसल बंडल, ये भी मसल बंडल, जिसको कहते हैं मसल फेसिकल, ठीक है, जिसको फेसिकल भी कहते हैं, फेसिकुलस भी कहते हैं, तो इसको मसल बंडल भी कहते हैं, मसल फेसिकल भी कहते हैं। इनमें से एक मसल फेसिकल हमने निकाला है, इस पूरे मसल में से एक मसल बंडल हमने निकाला है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इट लुक लाइक्स, सो ये एक मसल बंडल या एक मसल फेसिकल निकाला हमने पूरे मसल में, एंटायर मसल में से। और इसमें देखिए इसके ऊपर भी मौजूद है एक ब्लू कलर की कवरिंग जो नजर आ रही है। एक्चुअली इट इज नॉट ब्लू, आई एम जस्ट शोइंग टू यू दैट इज इट इज अ कवरिंग, इट इज अ सेपरेट कवरिंग। तो वो कवरिंग जो इस मसल बंडल के गिर्द रैप्ड है, इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। So the connective tissue around muscle bundle, it is called perimysium. It is called perimysium. तो मसल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू एपिमाइसियम, उसके मुकम्मल मसल के ऊपर, फिर उसके मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। हर मसल बंडल के ऊपर फिर एक अलग से एक कवरिंग है, एक रैपिंग है उसे कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड पेरिमाइसियम। अब जब हम मसल फेसिकल या मसल बंडल को देखते हैं तो उसके अंदर फिर छोटे छोटे ये इस तरह से कंपार्टमेंट्स हैं। सो दीज आर द मसल फाइबर्स, दीज आर मसल फाइबर्स। तो इसमें से एक मसल फाइबर को हमने बाहर निकाला है, एक मसल फाइबर को बाहर निकाला, और आप देख सकते हैं इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। This is called as endomysium. So it is the connective tissue around each muscle cell or muscle fiber. That is called as endomysium. Epimysium जो पूरे मसल के ऊपर, पेरिमाइसियम जो उसके छोटे फ्रैक्शन यानी कि मसल बंडल के ऊपर। मसल बंडल किससे मिलकर बना हुआ है? मसल फाइबर से। मसल फाइबर के ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग है। ये कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी अलग से है, ठीक है, उसके ऊपर ये मौजूद है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दिस इज अ मसल फाइबर। मसल फाइबर को ही कहते हैं मसल सेल। और डियर स्टूडेंट्स, मसल फाइबर इट इज अ ह्यूज सेल, ये मैक्रोस्कोपिक सेल है, बहुत बड़ा सेल है, which can be seen with the help of naked eye. So it ranges from 10 to 100 micrometer in diameter. So this is muscle fiber, और जिसको कहते हैं हम मसल सेल, और it is also known as myocyte. Clear? Myocyte भी कहते हैं इसको. So its diameter ranges between 10 to 100 micrometer in diameter. Mark it for MCQ. Clear? अब जब हम मसल फाइबर को देखते हैं तो उसके अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद हैं, वो कहलाते हैं मायोफाइब्रिल्स। उनमें से एक मायोफाइब्रिल को हमने बाहर निकाला है, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला है। हियर इट इज। सो मायोफाइब्रिल जो है डियर स्टूडेंट, ये इससे छोटा लेवल है, मसल फाइबर से भी छोटा लेवल। एक मसल फाइबर जो है वो उसका डायमीटर है 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और उसके अंदर मौजूद जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनका डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मार्क इट एज वेल फॉर द MCQ। अब जो मायोफाइब्रिल है इसके अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिलामेंट्स दो तरह के हैं, एक है थिन फिलामेंट्स और एक है थिक फिलामेंट्स। ये रहा थिन फिलामेंट और ये रहा थिक फिलामेंट। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम इन वेरी डिटेल, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये थिन फिलामेंट और ये रही थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट को आम तौर पर हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ एक्टिन प्रोटीन इन देम, और जो थिक फिलामेंट है इसको हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं बिकॉज इसमें जो एबंडेंस है वो मायोसिन प्रोटीन की है। अगर इनकी हम बात करें, सो द थिन फिलामेंट जो है इट इज 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर, एंड द थिक फिलामेंट इट इज 16 to 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायमीटर्स, हम लेंथ की बात नहीं कर रहे। तो वो तो जितना बड़ा मसल होगा उतनी बड़ी उसकी लेंथ होगी, दैट इज वेरिएबल, बट देयर डायमीटर दैट इज द डायमेंशन विच कैन बी स्टडीड अंडर दैम, वो कंसिस्टेंट हो सकती है। क्लियर? सो ये तीन रीडिंग्स आपने, ये चार जो रीडिंग्स हैं, मसल फाइबर की डायमीटर,
10 to 100 micrometer, myofibril 1 to 2 micrometer, and thin filament 7 to 8, not micrometer but nanometer, and thick filament 16 nanometer in diameter, not in length. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक मायोफाइब्रिल को हम बड़ा करके देख रहे हैं ओवर हेयर। इस एक मायोफाइब्रिल को हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो मायोफाइब्रिल पे जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। दीज आर द स्ट्राइएशंस। हम कहते हैं ना कि मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर जो स्ट्रिप मसल है, इसके ऊपर स्ट्राइएशंस है एंड रेगुलर स्ट्राइएशंस इट हैज गॉट। ठीक है, तो वो रेगुलर स्ट्राइएशन देखें इस तरह से, ये रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं। अब ये चूंकि मसल फाइबर, इसी को मसल सेल कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल है ना, इसके पास इसका न्यूक्लियस भी है, इसके पास इसका साइटोप्लाज्म भी है, इसके पास इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। क्लियर? तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, और ये एक्सेप्शन मतलब कि यूनिक प्रॉपर्टीज के हामिल हैं जो स्केलेटल मसल जो सेल है इसके हवाले से। अब एक तो चीज़ आपने नोट करनी है कि चूंकि ये एक मसल सेल है, इसमें देखिए न्यूक्लियस देख रहे हैं, दे आर ओवल। याद रखिएगा ये न्यूक्लियाई है इनके, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि स्केलेटल मसल के अंदर देयर आर मैनी न्यूक्लियाई पर सेल। तो ये एक सेल है, इसमें देख सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं, और ये कहां पर मौजूद होते हैं? दे आर जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द सार्कोलेमा। दे आर जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर और मसल सेल। ठीक है, तो इनकी शेप याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें। दे आर ओवल, यहां पे देख सकते हैं, दे आर ओवल, नॉट स्फेरिकल बट दे आर ओवल। अब स्टूडेंट्स पहले जरा इधर आते हैं, फिर उसके बाद इस मसल फाइबर से यानी मसल सेल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के ऊपर मूव करेंगे। पहले जरा मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखना जरा डिटेल से। तो मायोफाइब्रिल को देखते हैं जब, तो उसमें हमें ये वो जो स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये स्ट्राइएशंस, इन स्ट्राइएशंस को बड़ा करके मैंने दिखाया ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें द टर्मिनोलॉजीज। सो यहाँ पर एक देखें ब्लू, ये इस तरह से, फिर उसके बाद ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली ट्रांसपेरेंट है, फिर ये ब्लू, फिर मतलब ये जो से बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला बैंड जो है जिसमें दो ब्लू हैं और दरम्यान में थोड़ी सी जगह खाली है, दिस कंप्लीट बैंड इज कॉल्ड डार्क बैंड। इसे हम कहते हैं डार्क बैंड, या फिर इसको कहा जाता है डार्क बैंड इसलिए क्योंकि जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, सो इट अपीयर्स डार्क, और उसके साथ वाला हिस्सा लाइट अपीयर होता है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। सो ऑल्टरनेट रेगुलरली एंड पैटर्न, रेगुलर रिथमिकली, यानी कि वो इनके अंदर वो स्ट्राइएशंस मौजूद हैं। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसी तरह से रेगुलर अल्टरनेट। अब ये रहा डार्क बैंड। डार्क बैंड को हम कहते हैं ए बैंड, पढ़ा आपने, ए बैंड फॉर एन आइसोट्रोपिक, क्योंकि जो डार्क बैंड है वो एन आइसोट्रोपिक है। और एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स जी? So hopefully you know I am going to just revise your concepts. So anisotropic एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है which can polarize the light, जो लाइट को पोलराइज कर सके। चलिए इस टर्म को ज़रा समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, जब ट्रेवल इट हैज़ गॉट डुअल नेचर, एंड ये वेव के तौर पे बिहेव करती है और पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव करती है। तो इसके जब ये पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती है, इट इज कॉल्ड एज फोटोन। और फोटॉन्स जो होते हैं वो ट्रेवल कैसे करते हैं? दे ऑसिलेट टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह से वो करते 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 आगे को ट्रेवल करते हैं। ठीक है, सो जब ये लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, तो ये तीन प्लेन्स पे मूव करती है, और तीन प्लेन्स आपको पता है एक्स, वाई एंड जी, तीन प्लेन्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज ये हिस्सा डार्क क्यों दिखता है? ये हिस्सा डार्क इसलिए दिखता है कि इसके दरमियान में सिर्फ एक जगह है जहां से लाइट पास कर सकती है। तो ये देखिएगा, ये एक्सिस कौन सा है? ये एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस कौन सा है? ये वाई एक्सिस। और इस एक्सिस को क्या कहते हैं? जी एक्सिस। ठीक है, मैं इनको इंडिविजुअली मैं पास करवाऊंगा इस डार्क बैंड में से। तो देखिएगा कौन सी पास करती है। तो पहले मैं देखता हूं एक्स को, ठीक है, एक्स प्लेन को। तो एक्स प्लेन ये इस तरह से है, और ये डार्क बैंड इस तरह से, ये देखें, ये मेरे दो फिंगर्स, ये डार्क बैंड इस तरह से है। तो जब लाइट इस तरह से आ रही है, ऑसिलेटिंग एट द एक्स एक्सिस, इस तरह से मूव करती हुई आ रही है, तो ये क्या ये यहाँ से पास कर सकती है? नहीं पास कर सकती। ठीक है, तो जिस लाइट जिस चीज़ से पास ना कर रही हो, तो वो हिस्सा क्या दिखता है? डार्क। तो ये वाला साइडों वाला हिस्सा दिखेगा डार्क। इस प्लेन के ऊपर लाइट इसमें से पास नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं यहाँ से रुक गई। सो इट इज़ लाइक दिस। सो ये रुक जाएगी, दिस लाइक दिस।
अब हम बात करते हैं जी प्लेन की। तो जी प्लेन इस तरह से था, ठीक है, द थर्ड प्लेन, तो इसमें इस तरह से आ रहे हैं, तो इस तरह से आएंगे तो ये भी ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ से भी लाइट पास नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है वो डार्क दिखेगा। अब अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में वो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन इस तरह से, इस प्लेन के ऊपर। सो दिस इज वाई एक्सिस। तो जब इस तरह से वो मूव करती है तो फिर दरमियान में से एक छोटी सी जगह जहाँ से पास करे, ये देख सकते हैं, ये दरमियान में से जगह जहाँ से ये पास कर सकते हैं, साइडों से पास नहीं कर सकते। जब इस एंगल पे पास कर रहे हैं, जिस एंगल से लाइट पास हो जाएगी तो वो हिस्सा क्या दिखेगा, डार्क के लाइट, वो लाइट दिखेगा। तो दिस इज द रीजन इसने जो डार्क बैंड इसने क्या किया, इस लाइट को पोलराइज कर दिया, एक पोल में से गुजर रही है, एक प्लेन में से गुजर रही है। बात समझ आ रही है? मतलब कि ये वाई एक्स प्लेन पे नहीं गुजर सकी, जी प्लेन पे नहीं गुजर सकती, सिर्फ एक प्लेन पे एक पोल से होती हुई निकल सकती है, वो है वाई प्लेन। सो इट जो डार्क बैंड है ये पोलराइज करता है लाइट को। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक, इट पोलराइजेस द विजिबल लाइट। होपफुली कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये दरमियान में से इस एंगल से ये पास कर गई तो दरमियान वाला हिस्सा क्या दिखेगा, रोशन, साइडों वाला हिस्सा क्या दिखेगा, डार्क, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क बैंड। और ए बैंड, ए कहां से डिराइव किया, एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, विच पोलराइजेस द लाइट। इज दैट क्लियर? चले, अब ये जो सा दरमियान में जो लाइट वाला पोर्शन है, इतना सा, साइडों पे डार्क डार्क, दरमियान में लाइट, इस जोन, इसे कहते हैं एच जोन। दिस इज कॉल्ड एज एच जोन। एच स्टैंड्स फॉर हीले, हीले मीन्स ब्राइट, रोशन। तो सिर्फ इस प्लेन के ऊपर से लाइट पास की थी, इसलिए दरमियान से ये वाला हिस्सा रोशन दिखाई देता है, बाकी साइडों से डार्क दिखाई देता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं डार्क बैंड। क्लियर? अब ये जो एच जोन है, इसके इटसेल्फ दरमियान में एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, जो उनसे ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, एच जोन में से एक लाइन सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है, इसको हम कह रहे हैं एम लाइन। सो एम स्टैंड्स फॉर मिड लाइन, मिड लाइन, ठीक है, इसके मिड से पास कर रही है। सो यू कैन सी ओवर हियर। सो ये डार्क बैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके बिल्कुल साथ क्या पड़ा हुआ है, लाइट बैंड। सो फिर डार्क, फिर उसके बाद लाइट। लाइट बैंड को कहते हैं आई बैंड, और आई है फ्रॉम आइसोट्रोपिक, और ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। मतलब इस हिस्से से जब ये लाइट गुजरेगी तो कोई एक पोल नहीं बनेगा, बल्कि ये एक्स एक्सिस से भी गुजर गई लाइट, और वाई एक्सिस से भी गुजर गई, और जी एक्सिस से भी गुजर गई, तो दरमियान में कोई रुकावट नहीं बनी, तो लाइट गुजरेगी तो वो सारा हिस्सा क्या दिखेगा, ब्राइट ही दिखेगा, इसलिए उसे कहते हैं लाइट बैंड। इज दैट क्लियर? सो ये लाइट को पोलराइज नहीं करता, ये सिंपल हर प्लेन से गुजर जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अब इसके दरमियान में भी ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, जिस तरह से डार्क बैंड में एच जोन के दरमियान से लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, एम लाइन, इसी तरह से हर लाइट बैंड के दरमियान से भी एक लाइन बाइसेक्ट करती है, इसे कहते हैं जी लाइन। एक ये जी लाइन है, एक ये जी लाइन है। जी क्यों कहा गया इसको, इट मीन्स ज्विशन, और ज्विशन का मतलब होता है बिटवीन, ज्विशन का भी मतलब होता है बिटवीन। सो द लाइन पासिंग बिटवीन द लाइट बैंड इज कॉल्ड जी लाइन। अब डियर स्टूडेंट्स, जी लाइन और एक ये जी लाइन, दो कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान का जो फासला होता है इन अ मायोफाइब्रिल, इट इज कॉल्ड एज सार्कोमेर। तो ये प्रीफिक्स आ गया सार्क, सार्क मींस फ्लैश, ये खास किस्म की अपीयरेंस है जो किसी और सेल में नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, सार्क मींस फ्लैश, सार्कोमेर, मेयर मींस यूनिट, ये सबसे छोटा कंट्रैक्टाइल यूनिट है, इट्स द स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। क्लियर? और इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, द सेक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइंस। क्लियर? सो ये अब ये जो जी लाइन है इसके साथ अटैच्ड हैं थिन फिलामेंट्स, ये वाली थिन फिलामेंट्स, और जो एम लाइन है इसके साथ अटैच हैं थिक फिलामेंट्स। ये थिक फिलामेंट्स एम लाइन के साथ, और ये जी लाइन इसके साथ थिन फिलामेंट्स अटैच्ड हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब आगे मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, तो यही हम देखेंगे कि जो थिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड पास करती हैं ओवर द थिक फिलामेंट्स, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? सो होपफुली ये आपको सारा क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी दूसरी टर्मिनोलॉजी से, विच इज रिलेटेड टू द मसल सेल। अब मसल सेल के एक तो आपने देख लिया वो सार्कोमेयर, वो इसी से रिलेटेड था। एक है सार्कोलेमा, इसके ऊपर मेम्ब्रेन, ये देखिए ये मसल फाइबर सेल है, ठीक है, मसल फाइबर और मसल सेल। तो ये ऊपर इसके क्या मौजूद है, ब्लू वाली, दैट इज एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम के नीचे क्या है, ये दिस इज द सार्कोलेमा, यानी कि इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, उसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। तो इसमें कौन सी खास बात है,
वो तो हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसके पास खास बात है, और वो खास बात क्या है आगे चलकर हम उसको देखते भी हैं। इट हैज गॉट टी सिस्टम। ये खास किस्म की मेम्ब्रेन है जो कि अल्लाह ताला ने इनको दी है मसल फाइबर्स को, मसल सेल्स को, कि इनके अंदर एक टी सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स व्हिच आर पासिंग एट द ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, उसके में से पास कर रही हैं। वो आगे चलकर उसके डायग्राम में भी दिखाता हूँ। अब इसका साइटोप्लाज्म भी है, सेल है तो साइटोप्लाज्म, ये ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है, सार्कोलेमा। डिफरेंट क्यों है, सार्क देखें यहाँ पे वर्ड आ गया ना, सार्क, सार्कोलेमा। और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्क। ये तो फिर अनोखी क्या बात है, बाकी सेल के पास भी तो साइटोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। अनोखी बात यह है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारी चीजों के अलावा देयर इज एडिशनल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है, प्लस इट हैज गॉट मायोग्लोबिन। ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व है, मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली प्रोटीन है। चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी जो प्रोटीन्स हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स स्पेशली द ह्यूमंस। क्लियर। अब इसी तरह से इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाकी सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Not endoplasmic reticulum but sarcoplasmic reticulum. So it is the endoplasmic reticulum of the muscle fiber. It have sarcotubules. MCQ उसके लिए मार्क कर लीजिए। तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसमें एक तो या तो टिब्यूल्स होती हैं या फिर वो स्फेरिकल और ओवल जो सिस्टर्ने होते हैं। तो जो टिब्यूल्स होती हैं वो किस में होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी खास बात यह है कि इसके पास राइबोसोम नहीं है, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं हैं, इट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच ना हो वो कौन सा होता है, सो यस यू आर राइट, इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। और इसकी एक और खास बात कि इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इट हैज गॉट स्टोर्ड कैल्शियम, इसके पास स्टोर्ड कैल्शियम है, ठीक है, बहुत सारी कैल्शियम इसके जो टर्मिनल सिस्टर्ने होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ये मौजूद होती है, कैल्शियम स्टोर्ड होती है, दैट हेल्प्स, दैट विल टेक पार्ट इन द मसल कंट्रैक्शन। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, द थिक फिलामेंट एंड द थिन फिलामेंट। दोबारा से एक दफा ज़हन में रख लीजिए, थिक फिलामेंट जो होती है इट इज अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, while the thin filament it is 7 to 8 nanometer in diameter. Clear? अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि जो सबसे लीस्ट लेवल पे हम बात करेंगे, अब सबसे आखिरी लेवल पे। सो थिक फिलामेंट इट इज 16 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैव 6 पॉलीपेप्टाइड्स। एक थिक फिलामेंट जो है उसमें तकरीबन 300 के करीब मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक थिक फिलामेंट के अंदर देयर आर अबाउट 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। ईच थिक फिलामेंट हैव अबाउट 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। और ईच मायोसिन मॉलिक्यूल, एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर एक हेड, 2 हेड्स और एक टेल होती है, द ट्विस्टेड टेल, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसको हम अगर प्रोटीन के हवाले से डिवाइड करें पॉलीपेप्टाइड्स को, तो देयर आर 6 पॉलीपेप्टाइड्स इन ईच मायोसिन मॉलिक्यूल। एक मायोसिन के मॉलिक्यूल में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 4 लाइट चेन्स, 4 लाइट चेन्स। क्लियर। जो 2 हैवी हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेल, ये देखिए ये ट्विस्टेड टेल, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर, और ये इसका ग्लोबुलर हेड, ठीक है। ग्लोबुलर हेड और टेल ये बेसिकली दे आर फॉर्म्ड ऑफ द हैवी चेन्स, और दरमियान में देखें ये पिंक कलर की 2 और 2 जो है ये ऑरेंज कलर की, दीज आर द लाइट चेन्स। सो दे आर 4 इन नंबर, 1 2 3 4, while the polypeptide chain which is heavy it is there 2 in number। ये इस तरह से अरेंज होती है। तो ये एक मायोसिन मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 मायोसिन मॉलिक्यूल। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर ये इतना पोर्शन टेल कहलाता है, ठीक है। ये ऊपर जो 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं इनको क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर द हेड्स विच आर यूज्ड टू अटैच ऑन टू द थिन फिलामेंट। क्लियर।
एक और चीज यहां पर आपने याद रखनी है, अराउंड ईच मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि ये मायोसिन से मिलकर बनी हुई है, ये जैसे मायोसिन, सो इस वजह से हम थिक फिलामेंट को दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, वी कैन ऑल्सो से इट एज द मायोसिन फिलामेंट। सो ईच मायोसिन फिलामेंट इट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट्स। ईच मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट इट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, जिसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक 6 का फिगर ये याद रखना है, ये दरमियान में ये एक थिक फिलामेंट और इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 एंड 6 ये थिन फिलामेंट्स। इस तरह से अरेंजमेंट अल्लाह ताला ने की है, दरमियान में एक थिक और उसकी साइडों पर 6 थिन फिलामेंट्स हैं। और एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट और 4 2 हैवी और 4 लाइट चेन्स, और इसके अलावा एक थिक फिलामेंट के अंदर 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर इज अ थिक फिलामेंट हैविंग ट्विस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हियर आर द ग्लोबुलर हेड्स। यहाँ पर ऑल अराउंड मौजूद हैं, ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि ये थिक फिलामेंट है तो इसके ऑल अराउंड ये ग्लोबुलर हेड्स इस तरह से अल्लाह ताला ने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि इसके चारों तरफ मौजूद हैं, इट ऑल अराउंड देयर आर प्रेजेंट। मतलब कि अगर हेड्स को मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से ये ग्लोबुलर हेड्स हैं, ये ऐसे चारों तरफ इसके मौजूद हैं। सो दिस इज अ सिंगल थिक फिलामेंट, दिस इज अ थिक फिलामेंट, और इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ये ग्लोबुलर हेड्स हैं। These are cross bridges or globular heads because of their shapes, globular shape, or each thick filament it has got 300 myosin molecules. Clear? और ये एक myosin molecule having 6 polypeptide chains. क्लियर? अब आते हैं थिन फिलामेंट की जानिब। तो थिन फिलामेंट की ये मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन की है, हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिन फिलामेंट, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर वहां पर डिस्कस किया मैंने। द थिन फिलामेंट, सो थिन फिलामेंट के अंदर ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक्टिन प्रोटीन, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और मेजर यही हैं। और ये 2 एक्टिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें 2 तरह की एक्टिन है, एक है जी एक्टिन और दूसरी एफ एक्टिन। जी एक्टिन ये बेसिकली इट इज द साइट वेयर द एक्टिव साइट्स आर प्रेजेंट। ये वो वाली मायोसिन होगी जो कि ग्लोबुलर शेप किडनी शेप्ड होगी और उसके ऊपर एक्टिव साइट है जिसके ऊपर जाकर के क्रॉस ब्रिज ने अटैच होना, यानी इस ग्लोबुलर हेड ने अटैच होना है। और जो जी एक्टिन है ये इसके मोनोमर्स आपस में मिलकर के बनाते हैं एक फाइब्रस एक्टिन, उसे कहते हैं एफ एक्टिन। मैं वहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहले याद रखें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एक्टिन की, और फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जैसे रस्सी के मानद होती हैं, जो कि एक्टिव साइट्स को, एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं उसको कवर कर देती हैं, छुपा देती हैं, ताकि इन अ रिलैक्स्ड कंडीशन वहाँ पर जो मायोसिन के हेड हैं वो अटैच ना हो सकें। और तीसरा स्ट्रक्चर इसमें होता है ट्रोपोनिन। सो इसको ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मोर प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसके में 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इट हैज गॉट 3 पॉलीपेप्टाइड्स। और 3 पॉलीपेप्टाइड्स कौन सी हैं? 3 पॉलीपेप्टाइड्स, एक कहलाती है ट्रोपोनिन आई और इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, आई फॉर इनहिबिटरी। दूसरी ट्रोपोनिन टी, इट इज फॉर द ट्रोपोनिन attached to tropomyosin, and TNC for calcium. Clear? It is waiting for the calcium, और रिलैक्स कंडीशन में ये खाली होते हैं, इस पर कोई कैल्शियम नहीं होती। अब आइए इसको यहाँ से डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखें 2 बड़ी बड़ी आपको जो चेन्स नज़र आ रही हैं ऐसे ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ये जो ग्रीन कलर की ये वाली,
सो दीज आर द एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ऐसे लगता है जैसे मोतियों की तरह है। याद रखिएगा MCQ, द ट्विस्टेड, ये 2 एफ जो एक्टिन जो पॉलीपेप्टाइड्स है, द एक्टिन पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर ट्विस्टेड लाइक डबल स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। डबल स्ट्रैंड, क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो ऐसे लगता है जैसे 2 मोतियों की जो लड़ियां वो आपस में ऐसे ट्विस्टेड है, ठीक है, इस तरह से लगता है ना। सो ये एक ये और इसके एक ऊपर ट्विस्टेड लाइक डबल स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक है, ये एक्टिन की वजह से ये 2 स्ट्रैंड्स। और उसके ऊपर देखें, ये आपको जो से यहाँ पर पिंक कलर में दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन क्या करती है, इट ब्लॉक्स द जी एक्टिन इन रिलैक्स्ड मसल कंडीशन। जब मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो इसको छुपा के रखेगी, उसकी एक्टिव साइट को, जी एक्टिन को छुपा के रखेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जैसे वो एक्सपोज होता है तो मसल वहाँ पर आकर वो जो सा मायोसिन का हेड है फ़ौरन ठक करके उसके ऊपर लगेगा, लेकिन रिलैक्स कंडीशन में उसको छुपाया जाता है। और उसके बाद ये देखें, दिस इज़ द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इसमें ये एक ये वाली है, देख सकते हैं, ये किसके साथ अटैच है, ये पिंक वाली के साथ। पिंक वाली कौन सी है, ट्रोपोमायोसिन, इसीलिए इसे कहते हैं TNT, इट बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, इसलिए इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन से TN फॉर ट्रोपोनिन एंड T फॉर ट्रोपोमायोसिन। और ये देखें, ये किसके साथ, वो ग्रीन कलर के साथ अटैच है, वो नीचे ग्रीन कलर वाली कौन सी फिलामेंट है, दैट इज एक्टिन फिलामेंट। सो T, इसे कहते हैं TNI, इट इज इनहिबिटरी दैट बाइंड्स टू द एक्टिन। ये इनहिबिटरी है, ये बाइंड करती है एक्टिन के साथ। और ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे TNC दैट बाइंड्स द कैल्शियम। क्लियर? अब इसमें जो एक्टिन है, इसमें ये एक इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है ये कहलाता है जी एक्टिन। याद रखना है, MCQ के लिए मार्क करें, इट इज किडनी शेप्ड। ये देखिएगा ओवर हेयर, इसके ऊपर ये साइट है जो इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। सो इट इज किडनी शेप्ड, और फिर उसके ऊपर दूसरा और इस तरह से अटैच होगी, फिर तीसरी इस तरह एक्टिन। सो ये मोनोमर्स आपस में अटैच होकर के क्या बना रहे हैं, जी एक्टिन। दिस इज जी एक्टिन। ये अटैच होकर के क्या बना रहे हैं, द एफ एक्टिन, ठीक है। सो जी एक्टिन, इट इज किडनी शेप्ड, MCQ के लिए मार्क करें, इट बियर द एक्टिव साइट्स टू विच द मायोसिन हैड अटैच्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और एफ एक्टिन जिसको कहते हैं फिलामेंट फाइब्रस एक्टिन, इट इज जी एक्टिन मोनोमर्स, मोनो मीन्स सिंगल, मर्स मीन यूनिट्स। तो जी एक्टिन के जो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे मोनोमर्स, दे आर पॉलीमराइज्ड, वो आपस में जुड़ते हैं इनटू लॉन्ग चेन ऑफ फिलामेंट्स, और चेन और फिलामेंट्स विच इज कॉल्ड फाइब्रस एक्टिन। ये वाली, ये पूरी चेन अब क्या कहलाती है, एफ एक्टिन, लेकिन इसका जो इंडिविजुअल यूनिट है वो कहलाता है जी एक्टिन, विच इज किडनी शेप्ड। इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं and it will form the F actin. This is F actin and the individual is G actin, and here is the active site to which the to which the head of the myosin will get attached. Clear? So this is the structure, ultra structure of thick and thin filaments. अब डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक इसके हवाले से थोड़ी सी कंट्रैक्शन के हवाले से बात कर लूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। सो इन 1954 देयर वर 2 साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ H. Huxley and A.F. Huxley. 1954 दे हाइपोथेसाइज्ड, उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश किया कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते होंगे, द टोटल इवेंट्स अकरिंग इन अ मसल कंट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इससे प्रीवियस, जैसे कि हमने फ्रेम में देखा था, ये मैंने वो मायोफाइब्रिल के लेवल के ऊपर ये डायग्राम बनाई थी। ये दिस इज एम लाइन, और एम लाइन के साथ क्या अटैच होते हैं, मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट्स, ठीक है। और ये जी लाइन के साथ अटैच होते हैं थिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? चूंकि थिन फिलामेंट के अंदर ज़्यादातर तादाद किसकी है, मतलब कि दिखने में ज़्यादातर क्या है, एक्टिन है, इसलिए इसको एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन, जो थिक फिलामेंट है उसमें मायोसिन है, तो इसलिए उसको मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। और ये दरमियान, ये थिन फिलामेंट्स किसके साथ अटैच हैं, जी लाइन के साथ। मायोसिन फिलामेंट्स किसके साथ अटैच हैं, एम लाइन के साथ, यानी कि ये डार्क बैंड में और ये लाइट बैंड में, ठीक है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। तो ये जो ऊपर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज इन अ रिलैक्स्ड
मसल, जब मसल रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स मसल, उसमें इस तरह से होंगे। जी लाइन और ये एम लाइन्स दे आर अपार्ट, वो दूर दूर हैं। और यहाँ पर देखें जो एक्टिन है, यानी कि जो थिन फिलामेंट है, वो थोड़ी थोड़ी इनके एंड्स के ऊपर मौजूद है, थोड़ी थोड़ी, जस्ट अ लिटिल बिट ओवरलैपिंग द मायोसिन फिलामेंट्स। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स, तो उस वक्त क्या होता है, जो इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया था कि द थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास्ट थिक वंस सो दैट एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री। यहाँ पर तो देखें एक्टिन और ये मायोसिन ये थोड़े थोड़े आपस में ओवरलैप्ड है, थोड़े थोड़े ओवरलैप्ड है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देखें ये ऊपर मायोसिन और नीचे इसकी लेंथ के ऊपर मौजूद है एक्टिन। सो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थिन फिलामेंट्स जो होती हैं ये स्लाइड पास करती हैं थिक फिलामेंट्स में इस तरह से कि ये आपस में ग्रेटर डिग्री के ऊपर इनकी वो ओवरलैपिंग होती है। द थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट थिक, स्लाइड पास्ट का मतलब है कि ये अपनी जगह पे द मायोसिन्स जिनसी थिक फिलामेंट्स हैं ये अपनी जगह पे रहेंगी, इनके हेड पकड़ पकड़ कर थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द एम लाइन, यहाँ पर इसकी तरफ खींचेंगे, इसको पकड़ के इधर खींचा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इन दिस कंडीशन दिस विल मूव। और जो थिन फिलामेंट्स है जो कि जी लाइन के साथ अटैच है, ये देख सकते हैं, ये जब इनको पकड़ के खींचेंगे इस तरह से तो ये दे विल कम क्लोजर और काफ़ी डिग्री तक स्लाइड पास हो चुके हैं। अब ये जी लाइन और ये जी लाइन, दो जी लाइन के दरमियान का जो फासला क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। तो यहाँ पर देखिए सार्कोमेयर इतना है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसके सार्कोमेयर की लेंथ और यहाँ पर देखें छोटी है, तो सार्कोमेयर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सो द सेकेंड हाइपोथेसिस दैट वाज द जी लाइन ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ये जी लाइन ये करीब आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जी लाइन करीब आ जाएगी क्योंकि मायोसिन के जो ग्लोबुलर हेड्स हैं वो एक्टिन को पकड़कर अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो जी लाइन अंदर की तरफ खींचती चली जाएगी। द एच जोन डिसअपीयर्स, एच जोन कहाँ पे था, ये एम लाइन और इसके आसपास यहाँ पर साइडों पे क्या था, एच जोन। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, जब ये ऐसे ये एच जोन और दरमियान में ये एम लाइन, तो जब ये ऐसे मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो ये एच जोन गायब हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या ओवरलैप हो चुकी होती हैं, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट, तो अब वो एच जोन नज़र नहीं आएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। द ए बैंड मूव क्लोजर टुगेदर बट डू नॉट चेंज इन लेंथ, मतलब वो एक दूसरे के करीब तो आएंगे लेकिन उनकी लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। एंड नंबर 5, द आई बैंड शॉर्टन्स, तो आई बैंड क्या हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसको खींचा जा रहा है, it is being pulled by the myosin heads. So this is called as the sliding filament model, which was presented by H. Huxley and A.F. Huxley in 1954. तो ये हाइपोथेसिस था, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि वाकई में तकरीबन ऐसा ही होता है, ऐसे ही इवेंट्स सामने आते हैं। So dear students, let's have a quick quiz for today's lecture. So first of all, the actin and myosin both are present at the level of, आपने डायग्राम देखी डिटेल के साथ और उसमें मुझे बताएं एक्टिन और मायोसिन दोनों किस लेवल के ऊपर मौजूद हैं, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड और सार्कोमेयर, यानी दोनों जहां पर इकट्ठे हों वो कौन सा लेवल है यहाँ पर, सो दैट इज ए बैंड, याद रखिएगा, ठीक है, ए बैंड के लेवल के ऊपर, डार्क बैंड के लेवल के ऊपर दोनों हल्के से, ये थिक फिलामेंट और उसके नीचे ये थिन फिलामेंट, स्लाइटली अ लिटिल बिट देयर। ईच थिक फिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ डैश मायोसिन मॉलिक्यूल्स, so the answer is 300. The nuclei of skeletal muscle fiber are dash in shape. So they are spherical, oval, lobed or triangular. Answer is oval. The diameter of thick filament is, thick filament means the myosin filament की यहाँ पर बात हो रही है, its diameter is 16 nanometers. The sliding filament model was presented by A.F. Huxley and H. Huxley in dash. So they presented in 1954. The G-actin of actin filaments are dash-shaped, heart, lungs, kidney or liver. So they are kidney-shaped. Which one of the following is not related to troponin complex? TNI, TNG, TNT and TNC. So I for inhibitory, T for tropomyosin, C for calcium, and this is nothing. So this is not related to the troponin complex. So the connective tissue present over each fascicle is called epimysium, perimysium, entomysium or periosteum. So it is perimysium.